तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा आज के वीडियो में, जो कि मनी एंड बैंकिंग का हमारा पार्ट 5 होगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने बैंकिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। पिछले 3 वीडियोस में हमने, उससे पहले जो कल के वीडियो जो पहले 3 वीडियो बनाए हमने मनी को लेकर बनाए थे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कल हमने बैंकिंग पढ़ा वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा रहे, ताकि आपको ध्यान में भी रहे कि कल हमने क्या किया था वीडियो में, उसको लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो हमारा। तो हमने कल स्टार्ट किया था हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को लेकर। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग कस्टमर्स मनी टू अदर्स ऑन अजम्पशन दैट नॉट ऑल कस्टमर्स विल वांट ऑल देयर मनी बैक एनी टाइम। सिंपल सा मतलब था कि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने जो लोगों का पैसा जमा कर रखा है बैंक के अंदर, वो ये नहीं होता कि सारे कस्टमर एक दिन में पैसा मांगने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है कि लोगों का पैसा हमने लेके रखा हुआ है, उसे आगे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम लोग ये मान चलते हैं कि अगर 10 लोगों का पैसा ले रखा है तो 2 ही लोग दिन भर में या महीने में पैसा वापस लेके जाएंगे अपना, सारे लोग पैसा मांगने वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना, एक मिनट टाइम के ऊपर। फिर हमने बात की थी कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या है। हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स यानी हमारे बैंक, जो कि हमारे पहले साहूकार, जमींदार और हमारे राजा महाराजा या ब्रिटिशर्स थे, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट तौर पर काम करते थे। अब क्या हमारे बैंक, तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या थे, कनेक्टिंग ब्रिज बन गए। अब हमें किसी इंसान को जाके पैसा उधार मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैंक में जाएंगे, लोन ले लेंगे आसानी से। फिर हमने इसको भी 2 तरह से बांट दिया था, हमारे बैंक और एनबीएफसी। एनबीएफसी हमारे क्या थे, हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सिंपल सा मतलब था, वो बैंक जो हमारे बैंक क्या दिखते थे और बैंक है नहीं, क्योंकि बैंक में क्या होता है कि हमारे डिमांड वर्ड, टाइम वर्ड दोनों काम होते हैं। डिमांड वर्ड मतलब क्या, हमारे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट वाले। टाइम डिपॉजिट मतलब होता है एफडी और आरडी वाले। लेकिन एनबीएफसी क्या करते हैं, सिर्फ टाइम डिपॉजिट यानी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट और आरडी डिपॉजिट ही लेते हैं लोग। तो ये होगा हमारे एनबीएफसी। बैंक को क्या होता है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर रहना पड़ता है, बैंक के रेगुलेशन के अंदर सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एनबीएफसी को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वो क्या होता है, सिंपली अपना आए, कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हो और अपना काम कर लिया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे हमारे जितने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, एनबीएफआई क्या है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह, सबको आप पढ़ सकते हैं। आपने हमने कल की वीडियो में देखा। फिर हमारे बैंक का काम क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लैंडिंग, क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है ना, लोगों को पैसा जमा करना, लोगों को पैसा उधार देना, पैसा जो हमारा है उसको क्रिएट करना बाजार के अंदर। तो पैसा कहीं से तो आया है ना, लोग बात थोड़ा ना कि पैसा कहीं से नहीं आएगा, पैसा आएगा जाएगा। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक हमारे सरकारी बैंक हमारे, ठीक है ना, सब प्रॉफिट पे काम करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक हमारे सहकारी बैंक, सरकारी नहीं सहकारी, जो हमारे लोग मिलकर बना दे, किसी को उधार देना है लेना है, इस चीज़ को लेके कोई प्रॉफिट लॉस पे काम होता है, मतलब कोई मतलब नहीं, लोगों को पैसा चाहिए आए ले गए। लीड बैंक स्कीम होगी कि हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई एकदम तरक्की करानी है या वहाँ के बैंक सिस्टम को ठीक करना है, तो हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर 4-5 बैंक थे, 4-5 बैंक की ब्रांच थी, उसमें से एक बैंक को हेड बना दिया कि भैया आप अगले जो 4 ब्रांच है, 4 बैंक है, इनको आप देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि लोगों को बैंक सर्विस ईजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। वहाँ कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, रैपिड डेवलपमेंट हो जाए एकदम। लोगों लगे भैया यही साला बैंक है बढ़िया, और कोई बैंक ही नहीं है। बैंक्स ब्रॉड ब्यूरो भी वही है कि हमारा जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक या फाइनेंशियल बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट हो रही है, उनको थोड़ा ध्यान रखा जाए, उनकी बिजनेस साइकिल काम कर रही है, कैसे कर रही है, कितना कैपिटल वो रेस कर चुके हैं, कितना लोगों को उधार दे चुके हैं, उसका एक रिपोर्ट बनाया सकें, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे रीजनल रूरल बैंक आ गए, वही हमारे जो कहें कि 4th 5 ईयर प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, कि हमारे बिल्कुल ही गांव के स्तर पर जो बैंक हैं उनको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, आम आदमी का बैंक, ठीक है ना। ये पहले कहाँ बना था, मुरादाबाद यूपी के अंदर बना। और उसके बाद यही कि सारा क्रेडिट फ्लो इंक्रीज होना कराना रूरल एरिया के अंदर, ताकि आम इंसान यानी जो गरीब लोग हैं गांव के, जब वो लोग जो बैंक में डरते हैं कि भैया पता नहीं बैंक में कौन सा साहूकार बैठा है, तो वो उससे जाके मिल सकें आम इंसान ही, तो उसके लिए हो गया, ठीक है ना। वाइट लेवल एटीएम हमने कल बात की थी कि वो एटीएम जो किसी बैंक के पहाड़ों पे एटीएम की जरूरत पड़ती है, पर लगा आज एटीएम बना दिया, कल को ऊपर से पत्थर गिरा, एटीएम पूरा भाग के ले गया, ये कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई और अदर
डिजास्टर हो गया तो अब पहाड़ों में इधर इधर हर जगह एटीएम नहीं बना सकते, तो क्या करते हैं हम ट्रकों के ऊपर एटीएम मशीन रखते हैं और उसको लेके घूमते रहते हैं दिन भर, ठीक है ना, एक गलियों में चौराहों पे या शाम को खड़ी कर दी लाके। तो एक तरह क्या है कि ये किसी पर्टिकुलर बैंक का भी नहीं है, ठीक है ना, सब 4-5 बैंक मिलकर ये काम कर लेते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कोई बैंक का लोगो ही लगाते हैं या किसी को लेने लगे भाई कोई सी पर्टिकुलर बैंक है। शेडो बैंक हमने अभी बात करी, हमारे एनबीएफसी भी होते हैं। वो बैंकिंग सिस्टम क्या है कि पहले क्या होता था कि बैंक की अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग सिस्टम बने पड़े हैं, किसी बैंक पता नहीं दूसरे बैंक के पास वो कस्टमर है या नहीं। आजकल सब लोग जानते हैं कि हमारे पैन कार्ड से कुछ लिंक है, अगर हमने 36 बैंक अकाउंट खुलवा के कोई पैन कार्ड पता 36 बैंक अकाउंट है। पहले तो अब 36 बैंक अकाउंट खुलवा भी रखे हैं तो किसको 36 बैंक अकाउंट है, कौन सा एक बैंक दूसरे बैंक को बताया जा रहा है कि हमारा कस्टमर है नहीं है, इसने लोन ले रखा है नहीं ले रखा, इन सब चीज़ों को लेके। फिर हमारे पेमेंट बैंक आ गए, पेटीएम हो गया हमारा आज के तौर पे, दो की डिजिटलाइज हो गए इतना छोटे छोटे। उसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको 100 करोड़ की इनिशियल कैपिटल चाहिए, एक चौथाई ब्रांच इनकी रूरल एरिया में होना चाहिए प्राइवेट बैंक की तरह, ठीक है ना, इन सब हो गए हमारे। इसके अलावा हम लोग देखें तो हमने कोऑपरेटिव बैंक देखे थे, वही सहकारी बैंक जो आम लोगों ने मिलकर बना दिए। पहले तो कोऑपरेटिव बैंक अगर देखा तो इसलिए था कि गांव के स्तर पे लोन आता था, उसमें पैसा जमा किया, किसी एक बंदे को लोन चाहिए था, लोन दे दिया, उस बंदे लोन वापसी कर दिया, फिर दूसरे बंदे को लोन दे दिया, ठीक है ना। तो क्या उसको बैंक से लोन लेना नहीं पड़ा, उसे कोई इंटरेस्ट रेट देना नहीं पड़ा कि साहूकार से पैसा उधार नहीं लेना पड़ा एक तरह से, तो इसलिए बने थे कोऑपरेटिव बैंक। फिर हमने पूरी इसका चार्ट दिखा दिया कि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर क्या है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसके किस किस रेगुलेशन के अंदर आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वगैरह वगैरह, रूरल कोऑपरेटिव बैंक किसके अंदर में आता है स्ट्रक्चर। फॉरेन बैंक हमारे जैसे जो आप जानते हैं जो फॉरेन जो मतलब विदेशी बैंक हैं, इसके लिए हमारे पास दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपको सुने भी होंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है ना, जो कि एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है इंडिया के अंदर। दूसरा डॉइच बैंक जो जर्मन बैंक है इंडिया में। ये वो बैंक हैं जो है तो विदेशी पर इंडिया में काम करते हैं। और क्या है कि हमारे इंडिया में 46 फॉरेन बैंक हैं, 40 विदेशी बैंक अवेलेबल है इंडिया के अंदर। इसके अलावा देखें तो प्राइवेट बैंक हो गए हमारे, जो कि हमारे प्राइवेटाइज्ड हैं, तो सरकारी नहीं है, जो आपको अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करते हैं लेकिन इंटरेस्ट भी अच्छा चार्ज करते हैं, ये वाले हो गए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखें तो हमारा जो आज के टॉपिक को बेसल नॉर्म्स है, इसको लेकर हम आज वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे बेसल नॉर्म्स को लेकर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसल नॉर्म्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये एक तरह की रेगुलेशंस हैं। बेसल नॉर्म्स को बेसल अकाउंट्स भी कहा जाता है। ये इंटर बैंकिंग रेगुलेशन है जो कि बेसल कमेटी ने इशू की थी, ठीक है, बैंकिंग को सुपरविजन करने के लिए। यानी बैंकिंग की जो टर्म्स हैं या बैंकिंग जो चल रही है हमारे देश में या इंटरनेशनल कंट्रीज में या फिर अदर कंट्रीज में, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए बेसल नॉर्म्स एक तरह का एफर्ट भी था कि जो भी बैंकिंग है उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, ठीक है, सारी रेगुलेशंस को बैंकिंग की उनको जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। इसके अलावा देखें तो हम लोग इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब जो सुपरविजन थी बनाई गई। उसके बाद हम लोग देखें तो इसमें क्या हुआ कि हमने एग्रीमेंट भी साइन किए, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा कि ऐसी चीज़ें या एक कमेटी जो सुपरवाइज करे कि बैंकिंग के रिस्क को, फाइनेंशियल सिस्टम को, इन सबको मैनेज करे, देखे कि कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग का रिस्क क्या चल रहा है, पैसों का लेके इसको उसको लेके, ये सब चीज़ें। इसके अलावा अगर हम लोग बताएं तो बेसल नॉर्म्स अगर एक लाइन में बोलना हो तो बेसल नॉर्म क्या है कि एक बैंकिंग रेगुलेशन है, ठीक है, जिसको बेसल कमेटी सुपरवाइज करती है। बनाए किस लिए गए थे, ताकि इंटरनेशनल कंट्रीज अगर मिलके काम कर रही हैं या मल्टी कंट्रीज मिलके काम कर रही हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक से उनके बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, बस ये इस तरह है, ये एक लाइन में। इसके अलावा हम लोग देखें तो 1920 में क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। 1930 में क्या हुआ कि बैंक फॉर इंटर सेटलमेंट बनाया गया कि अब बैंक्स के बीच में जो इंटर सेटलमेंट होनी चाहिए
पहले तो क्या था कि एक बैंक का जो चेक है वो दूसरे बैंक में नहीं डाल सकते थे, उसी बैंक की ब्रांच में डालेंगे या उसी बैंक को कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि किसी बैंक का चेक किसी भी कस्टमर को दे देते हैं, किसी भी ब्रांच में डाल देते हैं, उसी बैंक में डाल देते हैं, इस तरह से वो पास हो जाते हैं। फिर 1974 में क्या हुआ, सम सेंट्रल बैंक एडवोकेटेड फॉर सुपरवाइजरी कमेटी टू सेट गाइडलाइन। फिर 1974 में क्या किया कि सेंट्रल बैंक ने एक कमेटी बनाई, सुपरवाइजरी कमेटी, कि भैया कुछ गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि इसको ठीक किया जा सके। तो 1986 में क्या बेसल नॉर्म्स बन के तैयार हो गए, ठीक है ना। ये तो इसकी हमने छोटी उसमें कहा कि भाई क्या है ये सब चीज़ें। अब ये नॉर्म्स बने क्यों थे, ये सिंपल सा काम था इसका भैया, कि जो हमारे लेनदार हैं और देनदार हैं उन दोनों का रिस्क मैनेज किया जाए, कितने लोगों को पैसा लेना है, कितनों को देना है, उन सबके ऊपर रिस्क देखा जाए। मार्केट में हमारा इक्विटी क्या है, डेट क्या है, कितना पैसा हमने लोगों से ले रखा है, कितना लोगों को दे रखा है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा बैंक के वैरायटी ऑफ रिस्क के चलते हैं, पैसा लेने वालों का, देने वालों का क्या क्या हिसाब है, उन चीज़ों को लेके हो गए। फिर उसके अलावा हमारी जो रिकवरी रेट है, जो पैसा हम बैंकों से ले रहे हैं या लोगों से ले रहे हैं, किसी और बैंक को दे उससे लेना, सिक्योरिटी कितनी दे रखी है बैंकों के आगे से आगे लोन के तौर पे, उस चीज़ों का ध्यान रखना। तो उन सब चीज़ों को हमारे नॉर्म्स, यानी बेसल नॉर्म्स क्या हमारे चीज़ें तौर पर कहते हैं भाई, हमारी वो गाइडलाइंस है, हमारे वो एडवाइजरी कमेटी कुछ बातें करें कि भैया अपना पैसे का ध्यान रख, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं करना। तो पैसा पड़ा है, कितना वो दे रहा है, कितना वो ले रखा है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखने का जो काम है वो बेसिकली कमेटी करती है। उसने कुछ गाइडेंस है जिसको बेसिकली नॉर्म्स बोल दिया है, ठीक है ना। अब बेसल क्या है, एक शहर है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है ना, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। इसको ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इट्स हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि कॉर्पोरेशन का सेंट्रल बैंक, जो कि जितने भी सेंट्रल बैंक है उसके बीच में। इसके अलावा बेसल वन जो है हमारा, जो वो कब आया 1996 में। फोकस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क, मतलब क्या था कि उसका मेन फोकस क्या था भैया, जो क्रेडिट रिस्क लोगों को पैसा दे रखा है उसके ऊपर हमारा पैसा डूब न जाए, उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा सेंट्रल बैंक इंश्योर डिपॉजिटर इंटरेस्ट पैरामाउंट, और सेंट्रल बैंक इंश्योर करेंगे कि भैया जो लोगों से पैसा जमा करा रखा है उनको ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है ना, डिपॉजिट इंटरेस्ट पैरामाउंट। उसके अलावा मेंटेन कैपिटल ग्रोथ एसेट इन टायर वन विच में व्हाट है शॉक ऑब्जर्वर व्हेन देयर इज एनपीए, मतलब क्या है कि कैपिटल अगेंस्ट एसेट, मतलब वो भी हमने पैसा लोगों को देता है उसके अगेंस्ट हमारे पास एसेट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर समझ लो कल को एनपीए हो जाए तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, वो एक शॉक ऑब्जर्व, मतलब पूरा गिरने की बजाय कुछ ही गिरे, मतलब कुछ पैसा हमारा फिर भी बच जाए, ठीक है ना। मतलब जिनके को हमने बिना कोलेट्रल के, बिना उसके देखे, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। दिस कैपिटल बाय कंसिडरिंग रिस्क एसेट टू बी कॉल्ड CRAR, मतलब क्या है कि ये कैपिटल को हमने जो हमारे बिल्कुल ही रिस्क वेटेड एसेट है, क्या हमने कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब हमारी कैपिटल से हमने कितना रिस्क दे रखा है, कितना रिस्क वेटेड है हमारा एसेट रेशियो को लेके, उन सब बातों को। अब उसका क्या बेसल 2 आ गया, बेसल 2 क्या हमारा 2004 में आया। फोकस क्या है, मोर रिस्क और रेमेडी को लेके, मतलब अब पहले से ज़्यादा रिस्क, पहले से ज़्यादा चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट देयर बैंक्स आर डिस्क्लोजिंग देयर रिस्क एसोसिएटेड। अब सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी बैंक है हमारे देश में वो अपनी जो उनको रिस्क हो रहा है या रिस्क एसेट है उनके बारे में इन्हें सेंट्रल बैंक को देंगे, मतलब हमारा कितना नुकसान हो सकता है, अंदाजा, ये नहीं कि पूरे हुए हैं पर अपने बताएंगे हाँ भाई इतना नुकसान हो सकता है या कुछ और भी, उसकी इन्हें सारी सेंट्रल बैंक को दें, ठीक है ना। बट विल द फाइनेंशियल रोड मैप्स एंड एक्शन टू करेक्ट द सिचुएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम ये बताया गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल रोड मैप बनाएंगे और एक्शन लेंगे कि हम अपनी जो सिचुएशन है या अपनी जो स्थिति चल रही है, समझ लो पैसा डूबने वाला है, पता है पैसा डूब गया है, पैसा डूब चुका है, तो उसको वापसी भरपाई कैसे की जाए, तो उसको लेके हम लोग कैसे काम कर सकें आगे, तो उसके जो हमने एक सिचुएशन हमारी चल रही है उसको लेके रोड मैप बनाया जाएगा, ये अब कैसे काम होगा और कैसे पैसा वापसी लाया जाएगा, इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए। फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस आरबीआई सेटअप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इस सब चीज़ों की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बना दी, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसमें भी क्या था कि हमने 3 चीज़ों को ध्यान रखा कि हमारी कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट क्या है बेसल 2 के अंदर, मतलब कि हमारी जो मिनिमम हमने लोगों को पैसा दे रखा है उसमें हमारा रिस्क होने का चांस कितना है, वो हमारा मिनिमम 8% से ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। और हमारा सुपरवाइजर रिव्यू हो कि हम लोग हर साल रिव्यू करें कि भैया हमारा कितना नुकसान हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना रिकवर हो गया, उस सब चीज़ों का ध्यान रख सकें। उसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन को हम लोग ध्यान रखें
कि हमारा जितना भी है हम लोग अपना जो भी सेंट्रल बैंक को बताना है उस चीज़ों को लिखे अपनी इन्फॉर्मेशन को रिस्क एक्सपोजर सेंट्रल बैंक को बताते हैं। उसके अलावा हमारा फिर क्या हुआ, बेसल 3 आ गया। बेसल 3 कब आया था हमारा, ये हमारा वैसे तो 2008 में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन 2010 में इसकी गाइडलाइंस बन के तैयार हो गई थी, मतलब 10-11 में। इसमें क्या था कि 2008 में काफी हमने निकाल दिया, पर कुछ सब प्राइम पैसे लेके 2008 की मंदी के बाद इसको आने में फिर भी 2010-11 हो गया था। इसके भी 3 पिलर हैं हमारे, एडुकेट कैपिटल एंड लिक्विडिटी, सेक्शन वाइज सुपरविजन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन टर्म्स एनपीए रिपोर्टिंग। ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा वैसे जो सेकंड बेसल 2 में आया था कि हमारा एडुकेट कैपिटल, हमारा लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, सेक्शन वाइज सुपरविजन यानी कितना पैसा देगा कितना ले लेना है, उसका एक सेक्शन वाइज सुपरविजन बनाना है, चार्ट बनाना प्रॉपर। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है हमारा कि हम लोग ध्यान रखें भैया जितना पैसा लोगों को दे रहे उतना वापस हमारा आता है, ये नहीं कि देते रहो और लेना भूल जाओ। To achieve this, we have 4 things in terms of capital, liquidity, funding. Maintain proper record in terms of leverage and financial discipline. इसका मतलब क्या है कि इन सबको फाइनेंशियल डिसिप्लिन थे उसके अंदर हमने 4 चीज़ें बताई कि हमारी कैपिटल कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है और फंडिंग कितनी है। इन सबके में प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना है, रिपोर्ट बनानी है और ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्या है। इन टर्म्स ऑफ कैपिटल हमारा क्या है, CRAR 9% और अबव होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो क्या है, 2.5% के करीब होनी चाहिए। उसके अलावा हमने एक नोट लिखा है कि CCR हमारा जो है इज दैट एडिशनल कैपिटल विच शुड बी यूज्ड टू बी मेंटेन इन अ गिवन बैंकिंग सिस्टम। मतलब क्या है कि हमारा एडिशनल कैपिटल है CCR में, उसको हम लोग मेंटेन रखें ताकि हमारा बैंकिंग सिस्टम है प्रॉपर चलता रहे। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या है हमारा, ये वैसे मैंडेटरी नहीं, फिर मैं बता दिया। मीन्स we are going counter to the economic cycle. Capital is used. That means whenever economic cycle is going faster than the giving risky loans, bank should make some capital buffer which can be used when the economy is going through meltdown or recession. मतलब क्या है कि अगर हमने लोन दे दिया और एकदम फास्ट चल रही हमारी इकोनॉमिक साइकिल, तो हम कुछ बफर बना के रखते हैं कि अगर बाई चांस कल को इकोनॉमी धीरे हो जाती है या मंदी आती है बाजार में, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए बैंक के पास। ये नहीं कि सारा पैसा पहले जब तेजी तब दे दिया, अब जब मंदी आ गई पैसा लेने के लिए नहीं हमारे पास, या हमारे पास अपने खर्चे निकालने में पैसा ही नहीं बचा। ये सब हो गया। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी वी शुड हैव टू मेंटेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, हमें लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करके चलना है। LCR रेफर्स टू द रेशियो ऑफ अवेलेबल हाई क्वालिटी लिक्विडिटी इन फॉर्म्स ऑफ कैश एंड सिक्योरिटी। मतलब कि वो पैसा जो हमारा कैश और सिक्योरिटी हमारे पास लगभग पड़ा है। तो बैंक्स रिस्पेक्ट टू 30 days कैश विड्रॉन, मतलब इतना पैसा होना चाहिए लिक्विडिटी के तौर पे कि अगर 30 दिन के अंदर अगले हमारे बैंक कितना मर्जी विड्रॉल हो जाए, लेकिन हमारे पास पैसे कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगले 30 दिन का पैसा हमारे पास आज ही अवेलेबल होना चाहिए, विड्रॉल भी अगर हो जाए इस तरह से। इन टर्म्स ऑफ फंडिंग देयर शुड बी इन अ स्टेबल फंड। फंडिंग की बात करें तो इन अ स्टेबल फंड होना चाहिए, यानी कि अगर कल को एकदम लोग पैसा निकालने लगे बैंक से तो हमारा फंड जो स्टेबल होना चाहिए। अ स्टेबल फंड इज दैट विच परफॉर्मिंग इवन व्हेन द इन्वेस्टमेंट आर नॉट डूइंग वेल। मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ पैसा बाजार में लगा रखा है लेकिन वो पैसा हमारा उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही, तो हमारे पास फिर भी एक स्टेबल फंड अवेलेबल होना चाहिए कि हमारा अगर पैसा थोड़ा सा नहीं भी परफॉर्म कर रहा अभी इस 2-3 महीने में, भाई हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है या उतना फायदा नहीं हो रहा, तो हमारा 2-3 महीने काम निकल जाए। ठीक है ना। In terms of leverage and financial discipline, there should be a proper balance with the financial institution in terms of asset, loan, equity, investment. अगर हमारी लीवरेज की बात की जाए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर, हमने कहा कि हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जितने भी एसेट्स हैं, जितने हमारे लोन है, इक्विटी है या इंस्ट्रूमेंट है, उनकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनका एक प्रॉपर बैलेंस हमारे पास हमेशा रेडी होना चाहिए कि अगर कल को जरूरत पड़ जाए हमें पैसों की, हमें पता होगा इतना पैसा अवेलेबल है। ठीक है ना। इंडिया situation. Since 2019, India was supposed to follow Basel III norms, but as we are doing Part B. Note, as these Basel norms are not mandatory, the committee is having a regular consistency assessment program to identify which central bank is observing Basel norms to what extent. ऐसा कोई रूल लेकिन सबको फॉलो करना है बेसल नॉर्म्स को, सेंट्रल बैंक्स को। ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी असेसमेंट प्रोग्राम बना हुआ है जो कि ये ध्यान रखता है कि बेसल नॉर्म्स कितनी कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं, कितने सेंट्रल बैंक उसको फॉलो कर रहे हैं, किस हद तक उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। इसके अलावा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के
अगर हम लोग देखें तो प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क क्या है हमारा, ये हमारा जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2002 में हुआ था। रिकमेंडेशन क्या थी हमारी बिलाल जलाल कमेटी की, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या था कि इसका मेन अगर हम लोग देखें तो हमारा काम है जो इसका था रिजर्व बैंक का की हेल्प से मॉनिटर करना बैंक की परफॉर्मेंस को या बैंक के इंडिकेटर्स को, ठीक है। अगर कोई बैंक अपनी स्टेबिलिटी रिपोर्ट को फाइनेंशियली नहीं देख पा रहा या स्टेबिलिटी को नहीं इम्प्रूव कर रहा तो उसको रिस्टोर कराना, ठीक है ना। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क है हमारा कि आरबीआई क्या क्या करेगा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा बैंकों के ऊपर कि कोई बैंक अगर पैसा कम हो रहा है जिसका कुछ नुकसान हो रहा है तो अगर कोई जब कोई वो काम ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे ध्यान देना। अगर वो फिर भी गलती कर रहा है तो उसकी हेल्प करना, उसे रिस्टोर कराना, ठीक है ना। पीसीए क्या करता है डिपॉजिटर इन्वेस्टर को अलर्ट कर देता है कि बैंक हिल रहा है भाई, बैंक में पैसा डूब सकता है आपका। इस तरह से डूबता नहीं पैसा लेकिन फिर भी क्या होता है कि पीसीए की जो रिपोर्ट आती है उसको देख के हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स या हमारे जो काम चल रहे हैं लोगों का पैसा इन्वेस्ट करता है या रेगुलेटर्स का जो काम चल रहा है वो किस तरह से है। मतलब अगर इसको हम लोग और अच्छे एग्जाम इट अलाउज द आरबीआई टू पोज सर्टेन restriction on a bank when certain limits are breached। कहने का मतलब वही है कि आरबीआई क्या करेगा, कुछ पाबंदी लगा देगा कुछ बैंकों के ऊपर, ठीक है ना, जो उनके लिमिट्स को ब्रीच कर रहे हैं, यानी उनका उतना नुकसान हो जितना आरबीआई कहता है इतना नुकसान नहीं होना चाहिए तुम्हारा। इंक्लूड हाल्टिंग ब्रांच एक्सपेंशन, मतलब क्या है कि अगर कोई बैंक ब्रांच बढ़ा दे तो अपनी ब्रांच मत बढ़ा भी, ठीक है। डिविडेंड की पेमेंट रोक दे, स्पेशल ऑडिट कराएगा या देखो वो गलती कहाँ हो रही है, पैसा कहाँ डूब रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, वो चीज़ों को लेंगे। द रिस्क थ्रेशोल्ड्स दैट आर टेकन इनटू अकाउंट आर एसेट क्वालिटी। ये सब जो रिस्क थ्रेशोल्ड है अगर इनको अकाउंट में लेते हैं तो ये क्या है, हमारी एसेट क्वालिटी देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, एनपीए की लिमिट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की लिमिट क्या है और बाकी सब चीज़ें। पीसीए फर्स्ट इशूड बाय द आरबीआई में 2014। पीसीए क्या था कि पहली बार आरबीआई 2014 में इशू करी, ठीक है, एंड रिसेंटली बीन रिवाइज इन अप्रैल 2017। उसके बाद अप्रैल 2017 में इसको रिवाइज किया गया, समझिए 2002 में इंट्रोड्यूस किया और जब पहली बार इशू की गई तो 2014 आ गया। उसके बाद 2017 में इसको अप्रैल में रिवाइज भी किया गया एक बार। पीसीए फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ओनली टू द कमर्शियल बैंक एंड इज नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी। पीसीए हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हमारे कमर्शियल बैंक तक ही डील करता है, उससे कोऑपरेटिव बैंक तक अभी एक्सटेंड नहीं किया गया, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर उसका कोई काम नहीं है और ना ही एनबीएफसी के ऊपर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर है। एज पर कंसिडर 2022 the PCF framework will be having following three risk threshold। अगर करंट स्टेटस देखा 2022 का तो पीसीएफ फ्रेमवर्क के पास 3 थ्रेशोल्ड है। पहला क्या है, वेयर ऑल द फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट वेरी पुअर नीड्स सम एक्नॉलेजमेंट फॉर करेक्शन, मतलब जहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ अभी पूरी खराब नहीं है या बिल्कुल खत्म नहीं है वहाँ पे करेक्टिव एक्शन का देखना और फ्रेमवर्क लेना एक्नॉलेजमेंट के अंदर। उसके अलावा रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में क्या दिया गया है कि वेदर ऑल्दो द फाइनेंशियल हेल्थ इज नॉट इन गुड शेप सो स्टक एक्शन शुड बी टेकन। यानी क्या है कि अगर फाइनेंशियल हेल्थ हमारी गुड शेप में नहीं है तो हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। और इस थ्रेशोल्ड 3 के अंदर क्या है कि when the situation is alarming in this condition RBI may take the complete control on the bank, may merge with other bank और cancel the license if needed। मतलब अगर बैंक का बिल्कुल ही हालात खस्ते हुए तो क्या आरबीआई क्या करेगा, पूरे बैंक का कंट्रोल है वो अपने अंदर ले लेगा या फिर क्या करेगा दूसरे बैंक के अंदर मर्ज कर देगा या फिर क्या करेगा लाइसेंस ही खत्म कर देगा यार, तू बैंक ही नहीं आज के बाद, ठीक है ना। पीसीएफ फ्रेमवर्क इज बेस्ड अपॉन 3 वेरिएबल सिंस अक्टूबर 2022। पीसी फ्रेमवर्क क्या है कि 3 वेरिएबल पर काम कर रहा है अक्टूबर 2022 के बाद। उसमें क्या है हमारा कैपिटल एडुकेशन इन टर्म्स ऑफ सीआरआर, क्वालिटी एसेट इन टर्म्स ऑफ एनपीए एंड लीवरेज रेशियो। इसके अलावा दिस न्यू गाइडलाइंस इज एप्लीकेबल ऑन द बैंक फ्रॉम 1 जनवरी 2022, ठीक है, एंड विल बी एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। इसको आप समझ होंगे देख पढ़ के। आरआरबी भी जो हमारे वो पीसीए के अंदर इंक्लूड नहीं होते। अब क्या है कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी डीएसआईबीज, ये हमारे वो बैंक हो गए जो बहुत बड़े हैं, जो अगर फेल हुए समझ लो देश ही गिर जाएगा। एग्जांपल एसबीआई। अब एसबीआई हमारा ऐसा बैंक है जो हम लोग चाहते हैं कभी फेल ही ना हो, क्योंकि अगर एसबीआई से बड़ा बैंक अगर कभी फेल हुआ तो गया टाटा बाय बाय, ठीक है ना।
इसी तरह हमारे अगर देखा है तो हमारे कुछ DSIBs के एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारा स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, PNB, जो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं, इनका मतलब हजारों करोड़ों में काम चल रहा है, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, ये वो लोग कहते हैं ना हाई लेवल वर्क कर रहे हैं, वो हमारे हो गए DSIB। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2014 के अंदर। दे आर बिग बैंक्स इन द कंट्री एंड आर टू बिग टू फेल, ठीक है। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग विद होल कंट्री हैव टू सफर, मतलब अगर इन बैंक का कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ दिक्कत परेशानी हो गई तो पूरे देश को सफर करना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव इंगेज ह्यूज कस्टमर बेस, क्योंकि इनका क्या कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। जनरली देयर मार्केट कैपिटल इज मोर देन 2% ऑफ GDP। अभी क्या है कि इनकी मार्केट कैपिटल क्या है, 2% हमारी GDP की, इन बैंक्स की। They have customer base plus NBFC subsidiary. Therefore, they have therefore they have expectation of government support at a time of distress. मतलब ये है कि इनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, ये NBFC की सब्सिडरी भी हैं, ठीक है। तो ये मान चलते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आई है, कोई दिक्कत हो तो गवर्नमेंट कल को उनको सपोर्ट कर दे, ठीक है। डिविडेंड इन 5 bucket आर सपोज टू मेंटेन एडिशनल कॉमन इक्विटी इन टायर 1। डिविडेंड होना चाहिए हमारा 5 बकेट्स के अंदर, जो कि मेंटेन कर चलना थोड़ा सा। कॉल्ड एज ए सेट इन द फॉलोइंग वेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये तो आप बस थोड़ा पढ़ लीजिएगा टेबल वगैरह, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ DSIBs इंस्पायर बाय GSIBs ड्यूरिंग बेसल 3। इन इंडिया इफ GSIB इज हैविंग अ ब्रांच शुड मेंटेन द एडिशनल एसेट, ठीक है ना, एसेट मतलब ACET। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें तो DSIBs क्या होते हैं हमारे, जो हमारे इसमें कि हमारे मतलब जो GSIBs जो DSIBs थे हमारे GSIBs को लेके देखे गए थे, जो कि हमारे ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, यानी जो हमारे ग्लोबल तौर पर जो बैंक काम करें जो बड़े लेवल पे उनके लिए पहले बनाया गया था। उसको लेके हमने इंडिया में अपने लिए DSIB बना दिया, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा DSIB ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो DSIB हैं वो बैंक रहेंगे जिनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। मार्केट कैपिटल मोर देन 2% ऑफ GDP होती है। अगर ये गलती से फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी को लेके। अब डिजिटल करेंसी क्या है हमारे, जैसे ई करेंसी हमारी इशू हो गई थी, उसी तरह से हम लोग कहें तो हमारी डिजिटल करेंसी भी है। अब डिजिटल करेंसी में क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे पास जो होता है हमारे पास वैसे नहीं होता, मतलब हार्ड फॉर्म में नहीं है, ये एक तरह हमारा जैसे कहते हैं ना अकाउंट में है, डिजिटलाइज्ड है। अगर इसको हम लोग देखें तो कैसे कहेंगे, अगर हम लोग जैसे कहें कि हमारा पेटीएम है, वो हमारी डिजिटल करेंसी का काम करा रहा है। मतलब क्या है कि हमारे हाथ में कैश में मनी नहीं होती, लेकिन क्या है कि हमारे एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में लिंक होता है कि हमें पैसा भेजना है, हमने यहाँ से भेज दिया वो वहाँ जमा हो गया, तो एक तरह हमारा डिजिटल करेंसी के तौर पर काम कर रहा है। अभी तक अगर इंडिया में देखें तो हमारी E-Rupee इशू हो गया है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि E-Rupee होना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है ना। पर अभी उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट या नहीं बनी, या उसके लिए कोई ऐसा कोई खास कमेटी नहीं है इसकी हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें। तो देखा जाए तो डिजिटल करेंसी क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। उसके लिए ओपन लेजर सिस्टम बनाया गया है। डेटा इज नॉट सेंट्रलाइज एट वन प्लेस, मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। नो सिंगल अथॉरिटी ए सेट ऑफ पीपल और ग्रुप कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन। अगर डिजिटल करेंसी की बात की तो हमारी क्रिप्टो करेंसी सबसे आगे है, ठीक है। जिसके आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी, आज तक चलती आ रही है। पहले एकदम क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ भी जाता है घट भी जाता है, अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ेगा क्रिप्टो करेंसी का, डिमांड घट गई तो प्राइस घट गया, इस तरह से। और इसके अलावा हम लोग देखें तो कोई डेटा अवेलेबल नहीं कितनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, कहाँ है, उसे कोई नोट नहीं कर सकता, कहाँ से आ रही है कहाँ को जा रही है पैसा, कुछ नहीं पता चलता किसी, मतलब कब हैक हो गया अकाउंट, कब पैसा कहाँ चला गया, कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नोट एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ बी रिक्वायर ऑल्ट्रेशन इन ए, यानी अगर ए ने और बी ने कोई ट्रांजेक्शन किया तो दोनों तरफ एंट्रीज होनी चाहिए, मतलब अगर ए ने पैसा भेजा तो ए को पता होना चाहिए उसको पैसा कट गया, ठीक है। बी ने पैसा अगर लिया है तो बी को पता होना चाहिए पैसा आ गया, तो क्या है कि बैंक को पता होना चाहिए, इस तरह से। दैट इज वाई इट इज सिक्योर बट ऑल्सो सम एनवायरमेंटल इशू, require a lot of energy, electricity
सो लिटिल डिप्रेशन रिसोर्सेज, मतलब क्या हो गया कि अगर ई करेंसी का यूज़ करना है, यानी क्रिप्टो करेंसी का हम लोग एग्जांपल दें, तो उसके लिए क्या हमें 24 कंप्यूटर आगे बैठना पड़ेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, एनर्जी का यूज़ होगा, रिसोर्स खत्म होंगे, एनवायरमेंटल इशू पड़ेंगे हमारे को, ठीक है ना। ये सब इतने सारे कंसर्न है इस बस बताने के लिए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। आप सब लोग बस इतना याद रखें कि डिजिटल करेंसी की एक ऑनलाइन करेंसी है, ठीक है, जो कि हमारे देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के तौर पे अवेलेबल है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी हमारी अभी तक ऐसा कोई खास इंडिया में नहीं है। इंडिया में सिर्फ डिजिटल रुपी लाया गया था, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक की होती है डिजिटल करेंसी, और उसको लेके भी अभी तक कोई खास ऐसा मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई यूज़ करने का अभी तक तरीका नहीं निकाला गया, जितना कि हमारा अभी वैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्ट करने का एनी चेंज इन इन्फॉर्मेशन प्रोसेस 50% अप्रूवल, ठीक है ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए तो उसके लिए कम से कम 50% का अप्रूवल चाहिए। उसके अलावा इन दिस ब्लॉक चेन देर आर 30 सब ब्लॉक्स इन ईच ब्लॉक, सब ब्लॉक फॉर डेटा इनक्रिप्शन कॉल्ड एज हैश एंड प्री हैश। इसके अलावा अगर देखा तो ये क्या होते हैं हमारे प्री हैश, हैश फॉर इमीडिएट अर्लियर ब्लॉक टू प्रोवाइड एडिशनल टू सिक्योरिटी, मतलब हो गया कि हमारे सिक्योरिटी को जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बाद ध्यान देना, हमारा जो डेटा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, उसको डेटा सिक्योर करना। उसके अलावा जो माइनर्स हैं जो इस सारे करेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, वो लोग हो गए। माइनिंग मतलब कि सारा पैसा जो है उसको खोद खोद के कहाँ से निकालने, मतलब कि जो पैसा लोगों के पास पड़ा है कैसा है तो अपने पास ले जाए, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बिगेस्ट यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाउंड इन द फॉलोइंग, यानी कहाँ से पाया गया। पहला क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल फॉर्मेट करेंसी दैट इज इनक्रिप्टेड, ठीक है, वैसे क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। दूसरा क्या है, नॉन फंजिबल टोकन, यूनिक टोकन दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर एसेट, यानी ऐसा यूनिक टोकन जिनको आप किसी एसेट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा है तो क्रिप्टो करेंसी वर्क ना प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि हमारी डिमांड सप्लाई के तौर पर काम करे प्रिंसिपल के। एग्जाम्पल इन केस ऑफ बिटकॉइन मैक्सिमम 21 बिलियन कॉइन्स इज इशूड, इफ मोर देन डिमांडेड देन प्राइस विल गो अप, यानी कि अब तक सिर्फ बिटकॉइन के 21 मिलियन कॉइन्स इशू हुए हैं, अगर उससे ज़्यादा कॉइन की डिमांड करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा उनका बैठे बिठाए। इसके अलावा चैलेंजेस ब्रिंग टू डिजिटल करेंसी, मतलब चैलेंजेस क्या है, whether their central bank digital currency will be centralized or decentralized, because if open ledger is used by nature, ठीक है, it should be decentralized। हमारे बजट में तो ई रुपये को इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब हमने कहा कि ई रुपये होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी उसको लेके चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि अभी वो डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, सेंट्रलाइज रखनी ज़रूरी है। उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, कौन से प्रोड्यूस करेगा, कौन से कहाँ अवेलेबल करेगा मार्केट के अंदर, उन सब चीज़ों को लेके। इसके लिए क्या एक डिजिटल अकाउंट ओपन कर दिया हमने, ठीक है, और फिजिकल फॉर्म में हमने थोड़ा सा एक अकाउंट ओपन करवा लिया जिसमें हमारा ये पैसा पड़ा है। उसका कोई सिंबल होना चाहिए रुपये के अलावा, जैसे पता चला कि हमारी डिजिटल करेंसी है, ये सब हो गया। whether this digital currency will be additional currency to the existing liquidity, if yes then it will increase inflation। अगर हमने डिजिटल करेंसी चालू कर दी, ठीक है, आम पैसों के साथ, तो क्या होगा कि हमारा जो बाजार में पैसा है एकदम बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है बाजार के अंदर, तो ये भी एक दिक्कत है। मतलब इन सब बातों को ध्यान रखें, डिजिटल करेंसी के लिए भी इतना कुछ नहीं लाया गया। अब हम देखते हैं आगे हमारा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ध्यान रखती है कि हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स होनी है, ठीक है ना, वो सब सिक्योर हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसमें नो प्रॉफिट नॉलेज पे वो काम करें। जैसे कि इंडिया में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, वर्क्स एज अ मीडिएटर और कॉमन पूल विच शुड कंटेन दीज थ्री फॉलोइंग। इसमें क्या है कि हमारी जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको सिक्योर कराना, उनकी जो ट्रांजेक्शन लोगों ने करी है उनको दोनों तरफ अच्छे से क्लियर करवाना, उनको चीज़ें NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या एनी अमाउंट कैन बी यूज्ड हियर फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है, नाउ इट कैन सेटल इन 30 मिनट्स। जो हमारा क्या NEFT क्या है कि हमारा जो 2 लाख नीचे नीचे का जो अमाउंट है
उसे अब 30 मिनट से सेटल किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? एनईएफटी की हेल्प से। आरटीजीएस में क्या होता है? हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 2 लाख जितने भी ऊपर का अमाउंट है, 2 लाख एक भी भरा तो क्या होगा कि इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। मतलब मैंने अभी 2 लाख की आरटीजीएस पे खाता पैसा आ जाएगा अकाउंट में। आईएमपीएस क्या होता है कि हमारा सिर्फ 2 लाख तक ही होता है। इसमें क्या है कि ये आरटीजीएस से थोड़ा फास्ट काम होता है। मतलब अगर आरटीजीएस में 5 मिनट लग रहे हैं तो 2 मिनट में पैसा पहुंच गया। जैसे पेटीएम करता है ना, 10 रुपये किया हाथों उसको दिख गया पेटीएम आ गया 10 रुपये का, उस तरह से। As NPCI burden was increasing, it was becoming too big to fail. That is why RBI has invited application for new umbrella entity like NPCI with 500 crore paid up capital and 3 promoters. While unlike NPCI, this will be no profit making company. जैसा कि क्या है कि एनपीएससीआई को स्टार्टिंग में क्या किया गया था कि भाई नौ लाख पे काम कर दी, फिर लोग तनख्वाह पे काम कराते, लेकिन अब उसका क्या है कि जो बढ़ना बढ़ता जा रहा है, मतलब उसका जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। इतनी इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है लाखों इंडिया के अंदर डिजिटल फॉर्म में, उसको ध्यान रखना। अगर गलती से एनपीसीआई डूब जाए, ठीक है, तो क्या कि बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आरबीआई ने क्या किया कि एप्लीकेशन इन्वाइट करी, आप लोग आए, 500 करोड़ का पेड कैपिटल लगाएं, प्रमोटर बने। अब क्या है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का काम करेंगे कि थोड़ा ध्यान रखें भैया, जो वहाँ पैसा इतना आ रहा है उसे कोई जगह इन्वेस्ट करा के दो तीन जगह पैसे की रूलिंग करते हैं, उस तरह से कितना इतना पैसा आ रहा है उस तरह से इन्वेस्टमेंट करो भाई, ताकि अगर कल को कुछ नुकसान लगे तो हम लोग पूरा पैसा भर सकें। इस तरह से हमारा अनु अमेरिका एंटिटी सिंपल सा है, एक छतरी की तौर पे है कि अगर कल को बारिश पड़ गई तो छतरी खोल के खड़े हो जाना, ठीक है ना, तो बारिश से बच जाओगे। यानी कल को अगर नुकसान हो गया तो न्यू अमेरिका एंटिटी आपको बचा लेगी, बस और कुछ नहीं है। In order to make digital banking faster and convenient in rural areas, digital transaction without internet facility is being tested on pilot basis. अब क्या है कि डिजिटल बैंकिंग को फास्टर और कन्वीनियंट कराना है, लेकिन गांव जैसे जगहों पर भी कराना है, तो उसका क्या है कि अगर इंटरनेट भी ना हो, इंटरनेट फैसिलिटी भी ना, अगर इसको टेस्ट करने के लिए काम चल रहा है पायलट बेसिस यानी इमीडिएट बेसिस पे। इसमें क्या है कि अप टू 2000 रुपीज़, ठीक है ना, मतलब कम से कम 200 से या रुपए की ट्रांजेक्शन एक बार में, या मैक्सिमम 2000 रुपये तक के पैसे हैं वो आप यूपीआई 123 के जरिए, जो कि नॉन स्मार्टफोन है, जो हमारे छोटे वाले फोन होते हैं, उसके जरिए पैसा भेज सकते हैं। इसकी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट आपने देखा एसबीआई के शटर पे होती है। अगर आप सुबह बैंक खोलने से पहले जाएंगे ना एसबीआई की, बैंक बने होने के बाद जाएंगे, तो वहाँ पे इसकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करती है यूपीआई 123 की एसबीआई ने अपने शटर के ऊपर, ठीक है ना, जाके आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, आपको लगे ऐसा कुछ है ही नहीं। Recently, RBI permitted digital bank also, which communicate in vernacular language and will provide almost all banking facility. आरबीआई ने क्या किया कि डिजिटल बैंक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया अब एक तरह से, जो कि क्या है कि एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में काम करें, यानी कि हर एक जो लैंग्वेज है हमारे इंडिया में उसके हिसाब से काम करें, ताकि हमारी जो बैंकिंग फैसिलिटी है उसको अच्छा कराया जाए, उसको ईजियर कराया जाए लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वैसे हमने पहले ही पढ़ा है लेकिन अब इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनबीएफसी क्या होते हैं हमारे, वो बैंक जो कि बैंक नहीं है लेकिन फिर भी बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये टर्म डिपॉजिट पे काम करते हैं, यानी कि टाइम डिपॉजिट हमारी, जो कि एफडी या हमारे और बड़े बड़े जो हमें डिपॉजिट देते हैं उनके तौर पे। ये क्या है कि बैंक तो है नहीं कि एक करंट अकाउंट से अकाउंट खोल के देंगे। इन्होंने क्या है कि अब लाखों में पैसा उठाया, करोड़ों में छापा और फिर लोगों को ब्याज दिया तो खिसक लिए, समझ लिए ना। इन्हें क्या होता है कि इनमें पैसा इन्वेस्ट करने से क्या होता है, हमारे को जो इंटरेस्ट है वो बैंक के मुकाबले ज़्यादा मिल जाता है। रेफर टू दोज कंपनीज विच प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बट आर नॉट बैंक। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अ बैंक इफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इज कॉल्ड शैडो बैंकिंग। यानी कि एक ऐसे बैंक जो बैंक की परछाई की तरह, ये बैंक का नहीं है, इनकी कोई ब्रांच नहीं है, पर ये क्या है, लोगों ने पैसा लिया, मार्केट में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट कमाया, अपना प्रॉफिट शेयर निकाला, आपको प्रॉफिट दिया, सब खुश। Engage in business of loan and advances, acquisition of share, stock, bonds, debenture and security issued by government and local authority और other marketing services। ये क्या है कि लोन्स ले दे दिए, लोन्स ले लिए, ठीक है, शेयर मार्केट का काम कर लिया, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सबको डील कर ली। कभी कभार क्या होता है कि इनको सरकार भी दे देती है, जब सरकार इशू कर देती है, ठीक है, कभी कभी लोकल अथॉरिटी भी इशू कर देती है इन सब चीज़ों को, तो ये सब होते हैं।
It does not include agriculture, industrial activity, purchase or sale of any good, other securities or providing any services or sale, purchase, construction or immovable property. ये क्या है कि ना खेती बाड़ी में डील करते हैं, ना इंडस्ट्री में डील करते हैं, ना परचेज किसी को सेल परचेज में डील करते हैं कि सामान की सिक्योरिटीज के अलावा, ठीक है ना, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस ऑफ सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कुछ नहीं करते। ये अपने सिक्योरिटी डील करते हो, ये पैसा लाओ जमा कराओ 2 साल बाद आना ब्याज का पैसा लेके जाना, बढ़िया मस्त। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल सर्विसेज दे में बी रेगुलेटेड बाय RBI, IRDAI, ठीक है, सेबी, PFRDA। इनको रेगुलेट कौन कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। IRDAI हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो PFRDA होता है जो कि हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या होता है कि सब इसको रेगुलेट करते हैं। दोज NBFC which are entitled to take time deposit are called NBFC और NBFC ND, ठीक है ना। जो टाइम डिपॉजिट हमारा ले रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? NBFC, ठीक है। इसके अलावा NBFC लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट, NBFC पैसा देता भी है और पैसा लेता भी है, ठीक है। उसके अलावा NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, NBFC हमारा डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट हमारे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में हमारे पास जमा होते हैं ना, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। NBFC डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड कैनॉट इशू चेक्स डाउन ऑन इटसेल्फ। NBFC क्या है, कोई पार्ट पेमेंट नहीं करते, सेटलमेंट सिस्टम नहीं रखते, कोई चेक इशू नहीं करते अपने बिहाफ पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ NBFC अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। मतलब क्या है कि डिपॉजिट तो है नहीं पैसा, तो उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना। वो बैंक के पैसे जमा कराने कि उस पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी क्रेडिट गारंटी मिलेगी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा नो NBFCs कैन कमेंस और कैरी एनी बिजनेस of a NBFI without obtaining a certificate of registration from RBI। कोई भी NBFC ये नहीं कभी बिजनेस में उठा के स्टार्ट कर दिया, उसे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा RBI से, ठीक है। विदाउट हैविंग अ नेट ओन फंड्स ऑफ 25 लाख रुपीज, उसके अलावा 25 लाख का फंड भी नहीं दिखाना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट लेना है। उसके अलावा NBFCs कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, NBFCs D, NBFCs ND। NBFCs D क्या होती है? हमारी NBFC एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट हमारी एक्सेप्ट कर दी वो हमारी NBFC D। NBFC ND हो गई हमारी जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही। RNBFC क्या है? हमारी रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज आर अनदर कैटेगरी ऑफ NBFC whose principal business is accepting of deposit and investing in approved security। मतलब हो गया कि हमारा जो रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग कंपनी है और उसके अदर कैटेगरी के अंदर प्रिंसिपल इशू है, उसमें जो एक्सेप्टेंस हो रही डिपॉजिट की और इन्वेस्ट हो रहे हैं उसकी अप्रूवल करना सिक्योरिटीज की, उसके लिए जो काम करे वो हमारी RNBFCs हैं। ये एक छोटा डायग्राम है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि RNBFCs क्या है, रेगुलेशन क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर। फिर चैलेंजेस क्या है हमारे NBFCs के आगे। अकॉर्डिंग टू बिमल जलाल, NBFCs डिजाइन टू फेल एज दे हैव लिमिटेड सोर्स ऑफ फंडिंग। कई NBFCs क्या फेल हो जाती हैं क्योंकि उनका लिमिटेड होता है पैसा, सोर्स ऑफ मनी के बहुत लिमिटेड है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं 5-10 साल के। एंड हैविंग लॉन्ग टर्म एसेट आर फाउंड टू बी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म एसेट डील करने लगे तो लिक्विडिटी की दिक्कत होने का चांस होता है। RBI has recommended some big NBFCs कैन बी कन्वर्टेड इनटू बैंक्स, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी NBFCs है उनको बैंक के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए। एडिशनली दे कैन गो फॉर को लेंडिंग ऑप्शन, मतलब को लेंडिंग ऑप्शन में वो जा सकते हैं। NBFC कैन जॉइन हैंड विद अदर बैंक with at least 20% of loan amount should come from NBFC। NBFC के साथ क्या है कि अब किसी बैंक के हाथ में डालें तो उनका 20% का लोन भी दे सकते हैं जो हमारे NBFC से आ रहा हो। 80% ऑफ द लोन अमाउंट पेड बाय कंसर्न बैंक, 80% का लोन खुद दे दे एंड कस्टमर विल बी ऑफ NBFC और कस्टमाइज करेगा NBFC से। इट विल बी क्रिटिसाइज्ड फॉर ऑफरिंग बैकडोर एंट्री टू कॉर्पोरेट हाउसेज। ये क्या है कि क्रिटिसाइज इसलिए हुआ कि ये एक तरह की बैकडोर एंट्री मिल गई, मतलब किसी दरवाजे से एंट्री मिल गई कॉर्पोरेट हाउसेज को। रिसेंटली अडानी कैपिटल एंड SBI हैज स्टार्टेड को लेंडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसका एग्जांपल क्या कि अडानी कैपिटल और SBI ने मिलकर क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा स्टार्ट कर दिया, मतलब दोनों मिलकर पैसा उधार पे दे रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ NBFC क्या है? नीडेड बिकॉज ऑफ हाईली NPA एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर हमारा डील करते हैं,
मतलब हो सकती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कुछ नहीं है, कोई उसका नॉर्म नहीं है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, आरबीआई ने आरबीआई इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बना दिया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको 4 कैटेगरी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। टॉप, अपर, मिडिल, लोअर। टॉप क्या है, खाली पड़ा है। अपर क्या है, टॉप 30 एनबीएफसी। मिडिल क्या है, बिलो टॉप 30 हैविंग मोर कैपिटल ऑफ मोर देन 100 करोड़, जिनकी कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है। लोअर में क्या आ गए हमारे, लोअर अप टू 100 करोड़ और कैपिटल, ठीक है ना। फ्रॉम अक्टूबर 2022 NBFCs will be under PCA framework as well। अब क्या हुआ कि प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारी NBFCs भी आ गई अक्टूबर 2022 से। रोल ऑफ NBFC क्या है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर्टिकुलरली इन रूरल सेक्टर। मतलब रूरल सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके इनका अच्छा खासा रोल है। दे आर वर्किंग ऑन अकाउंट ऑफ एग्रीगेशन, ये अकाउंट ऑफ एग्रीगेशन के तौर पर वर्क कर रही है। दीज NBFC आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा लगा के बाजार के अंदर उसको अच्छी तरह से अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करना ताकि नुकसान कम से कम हो, उसके लिए डील करती हैं। अब हमारा एक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हमारे जो ऑल इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं वो क्या क्या है और कौन कौन है। तो क्या है हमारा, पहला एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करते हैं, यानी जो माल बाहर बेचते हैं, जो बाहर से हमारा माल मंगाते हैं, उससे पैसा लेन देन का जो बैंक काम करता है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। जिसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। बाय दिस गवर्नमेंट नॉट ओनली इंश्योर एक्सपोर्ट क्रेडिट बट other facility like providing consultancy on export risk as well as providing the facility of being underwriter, ठीक है ना। एंड अंडरराइटर इज अ फाइनेंशियल एक्सपोर्ट विच प्रोवाइड ऑल लीगल टेक्निकलिटीज टू रेज फंड। इसका मतलब हो गया कि ये सब जो सरकार है कि ये नहीं कि जो पैसा उधार देना है, पैसा लेने पे डील करती है, ये क्या करती है, जरूरत पड़ने पे एक्सपोर्ट रिस्क, यानी अगर हमारा कोई माल बाहर है तो उस पर क्या रिस्क हो सकता है, उसके लिए हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, एक अंडरराइटर प्रोवाइड कराती है जो एक फाइनेंशियल एक्सपोर्ट की रिपोर्ट बना के दे, टेक्निकल असिस्टेंट की रिपोर्ट बना के दे कि हमारा जो बाहर पैसा आएगा वो कैसे आएगा, कब आएगा, कितना रिस्क है, वगैरह वगैरह को लेके। इट एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, ओवर सोवरेन गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज अब्रॉड। ये क्या है कि हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, यानी उधार की एक सीमा रेखा, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, रीजनल डेवलपमेंट बैंक को, उसके अलावा जो हमारे सोवरेन गवर्नमेंट है उनको, या अदर एंटिटीज जो अब्रॉड में बैठी हैं उन सबको। इट फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड फॉर सेटिंग अप जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडीज। ये क्या करता है कि हमारी इंडियन कंपनीज को जो हमारी है, हमारी उसको एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अब्रॉड आगे बाहर जाकर दूसरे कंट्रियों में अपने जॉइंट वेंचर सब्सिडरी अपने बना सकें, ठीक है ना। इसके अलावा नबार्ड है हमारे, जो कि हमारा एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को लेकर डील करता है। एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर एंड रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बीच में। एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी, ये रेगुलेटर किस किस का है, कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी का। इट गिव्स टेक्निकल एंड लीगल फाइनेंशियल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, ये करता है टेक्निकल लीगल फाइनेंशियल असिस्टेंस या मार्केटिंग असिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी कम करने में अच्छा खासा रोल देता है। कंप्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरह सरकार ओन करती है, सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से इसको रखती है अपने पास। इसके अलावा हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक है जो कि इसको पूरा सरकारी है। प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग टू रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर में लोग बैठे हैं रीफाइनेंस प्रोवाइड कराना। दे हैव बीन नोन फॉर देयर रेसिडेक्स इंडेक्स, इनको ये अपने रेसिडेक्स इंडेक्स के तौर पर जाने जाते हैं। इसके लिए हमारे जो इसके लिए काम करते हैं वो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके लिए हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक लोन प्रोवाइड कराता है एक तरह से। अब हमारे आता है सिडबी, ठीक है। सिडबी क्या है, हमारा स्मॉल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना एमएसएमई को, जो छोटी छोटी हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उनको पैसा प्रोवाइड करना।
ठीक है। दे ऑल्सो इशू PSL सर्टिफिकेट यूज लार्जली फॉर फॉरेन बैंक। ये क्या होता है, हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं जो कि हमारा फॉरेन बैंक को लार्जली चाहिए होता है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ये ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ LIC एंड अदर स्टेक होल्डर। सिडबी को क्या है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, LIC ने और कुछ और स्टेक होल्डर ने मिलकर ओन कर दिया है। इसके अंदर अंदर तहत हमने क्या किया, मुद्रा बैंक भी एक इंट्रोड्यूस करा दिया। इट प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन, यानी बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे मुद्रा बैंक क्या है, लोन प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग टू माइक्रो यूनिट्स। उन्हें जो हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं उनको रीफाइनेंसिंग भी देता है, जो कि हमारी जैसे हमारी शिशु 80,000 तक रुपये तक का पैसा दे दिया, किशोर 5 लाख तक का दे दिया, और उसके बाद हमारी तरुण जिसमें हमने 5 लाख का पैसा उधार दे दिया बिना किसी गिरवी के तौर पे। गारंटी प्रोवाइडेड बाय NCGTC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑन बिहाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। जो गारंटी हमारी वो NCGTC प्रोवाइड कराती है, जो हमारी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है ना। ये फाइनेंस के बिहाफ दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर इंडियन बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006। इसके अलावा क्रेडिट pursuant to a decision of Government of India to enable resolution of complaints of customer of banks relating to certain services rendered by them। इसका मेन काम क्या है कि जितने भी कस्टमर की कंप्लेन है, पैसा अटक गया, चला गया, नहीं आया, पैसा एजेंट से निकाला, कट गया, पैसा मिला नहीं, उन सबकी जितनी भी कंप्लेन है उन सबको देखना, उन सबको डिसीजन लेना सरकार के बिहाफ पे, उसके रेगुलेशन देखना, ये लोग करते हैं। इसके बाद हमने अपनी जो एसेट है उनको हमने क्लासिफाई किए अलग तरह से। अकॉर्डिंग टू RBI, वेरियस एसेट्स लोन ऑफ अ बैंक शुड बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज बाय कंसीडरिंग इट एज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉर्म्स। मतलब क्या है कि हमारे जो ये प्रेसिडेंशियल नॉर्म्स थे इनको ध्यान रखते हुए हमने क्या किया कि अपनी एसेट्स को क्लासिफाई किया कि हमारी स्टैंडर्ड एसेट कितनी है, स्ट्रेस एसेट कितनी है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब हमारी नॉर्मल एसेट है, जो हमारी नॉर्मल चल रही है, जिसमें पैसा आने का हमारा पक्का है। Where is where is responding and can it further subdivided into regular asset where the asset is regarding on due date। मतलब कि वो पैसा जो हमारा पता है कि हमारा ड्यू डेट मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रेस एसेट क्या है, जो हमारा पता है कि यार पैसा डेट पे आया नहीं, अब 90 दिन तक देखने का चांस है, अगर वो तब भी नहीं आया तो हमारा NPA ना हो जाए, तो वो हमारी स्ट्रेस एसेट है उनको ध्यान रखने का काम करता है। ठीक है ना। हमारे उसमें आ गए स्ट्रेस एसेट के उस फॉर्म में आ गए। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारी NPA, जो पता है कि जो पैसा हमने दिया था उधार पे, अब 90 दिन बीत गए, नहीं आया पैसा, तो वो क्या हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी पैसा डूब गया बाजार में हमारा, आज हमने लोन देखा था वो सब डूब चुका है, वो हमारे NPA। ये क्या होगा हमारे नोट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन NPA आर काउंटेड इफ एसेट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कंसेक्यूटिव। मतलब क्या है कि अगर 2 बार हमारी जो फसल है उसमें हमारा पैसा नहीं आया तो हम लोग मान लेंगे एग्रीकल्चर लोन के अंदर कि हमारा वो क्या हो गया, हमारी NPA हो गई। NPA फर्दर डिवाइड इनटू सब स्टैंडर्ड एसेट, यानी 3 से 12 महीने का, डाउटफुल एसेट हमारे 1 से 2 साल के लिए, लॉस्ट एसेट हमारे 2 से 3 साल के अंदर में आ गई। मतलब जो पैसा 3 महीने के बाद, 3 से 12 महीने में देख रहे हैं पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा पैसा आ रहा है, तो हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर। डाउटफुल एसेट हमारा 1 साल टप गया, कोई पैसा नहीं आया, 1 से 2 साल चेक कर लिया तो डाउटफुल एसेट के अंदर है। 2 साल भी खत्म हो गए, 2-3 साल के बाद हो गई, तो वो पैसा लॉस्ट एसेट, मतलब पैसा गया, खत्म, डूब गया। Once the asset is lost, the financial institution may try for one-time settlement with a haircut discount। यानी इसको क्या करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बार सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिस्काउंट अच्छा देते हैं, हेयर कट मतलब ऊपर डिस्काउंट देते हैं। देन रिस्पॉन्डिंग फर्दर विल बी राइट ऑफ, यानी कि होता है कि भैया जो पैसा आ रहा है, कहते हैं ना भागती चौकी लंगोटी सही, अगर 100 रुपये लेने थे, 90-95 दे रहे, लेके पास से लगो, छड्डो, बाकी पैसा आएगा नहीं आएगा वो बात देखेंगे। That means deleted from asset list। Write off does not mean that loan is waived off। Write off मतलब ये नहीं कि लोन खत्म हो गया, मतलब फिर भी होगा कि पैसा आ गया जितना आता उसके कुछ नहीं मिलेगा। Note to have this classified property in case of base asset it is called prudential norm and from 21 July it is now completely digital। 21 जुलाई के बाद क्या किया हमने, इसका डिजिटल फॉर्म में हो गया,
पहले क्या था कि वैसे ही हम लोग बनाते रहते थे, लेकिन अब क्या सेंट्रल डेटाबेस बना दिया हमने। अब क्या है कि बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया एज अर्ली 1969 लीड बैंक स्कीम इंट्रोड्यूस। अब लीड बैंक स्कीम में क्या था, इन इट वन ऑफ इट कमर्शियल बैंक एज अ लीड बैंक एंड कोऑर्डिनेट विद द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कोऑपरेटिव्स फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड रैपिड डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अगर एक जिले के स्तर पे या किसी गांव के स्तर पे हमें जल्दी से डेवलपमेंट करानी है, ठीक है, अच्छा काम कराना है, अच्छे बैंक इंट्रोड्यूस कराना है, तो हम क्या करेंगे, 4-5 बैंकों में से एक बैंक को बनाएंगे हेड, कि भैया तू हेड है आज से, तो इन सारे बैंकों के ब्रांच जो तो जिला में आ रहे, जो तेरे क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, इन सबको ध्यान दे, इन सब पे अच्छे से काम कर, ताकि इन सब बैंकों में किसी प्रकार की दिक्कत ना है कस्टमर को, और डेवलपमेंट फास्ट की फास्ट हो जाए। उसके अलावा 3 मेजर पिलर ऑफ एनपीए कम करने के हमारे क्या, आरबीआई के रेक्टिफिकेशन, मतलब ध्यान देना, रेक्टिफाई करना। वेरियस बैंक शुड फॉलो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई देयर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब क्या बैंक क्या करते हैं कि पहले से ध्यान रखते हैं कि कोई नुकसान वाला बंदा तो नहीं है, या कोई बंदा ने लोन ले रखा है अभी कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा, तो उन सब पहले ही नजर गड़ाए बैठे रहते हैं। उसके अलावा दे शुड नो द कस्टमर प्रॉपरली एट अ रिटेल लेवल। फॉर दिस पर्पज these are TransUnion CIBIL which provide credit information based upon banks with a score minimum 300 and maximum 900. Any score better than 650 shows trans plus worthiness। मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमने क्या कि सिबिल का स्कोर बना दिया। सिबिल में क्या होता है कि हमारा दिखता है स्कोर कितना, अगर 300 से कम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये बंदा तो पैसा मार देगा, 900 से ज़्यादा मतलब ये बंदा अच्छा है, पैसा नहीं मारेगा, और 650 से ऊपर है तो मतलब हम कहेंगे कि यार बंदा ठीक है, ये बंदा पैसा नहीं मारेंगे हमारे, जो कि हमारा सिबिल का स्कोर को लेके। रिकंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जो पैसा डूब चुका है, स्ट्रेस एसेट है, उनके ऊपर ध्यान देना, उन्हें दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। व्हेन द स्ट्रेस्ड एसेट्स आर देयर अटेम्प्ट्स आर बीइंग टू मेड इट रेगुलर अगेन, आपको स्ट्रेस एसेट है तो उसे रेगुलर बनाना दोबारा से, उस चीज़ का ध्यान रखना है। सम ऑफ द एग्जांपल आर स्ट्रेटेजिक डेट रिकंस्ट्रक्शन, कैन लोन अमाउंट कन्वर्ट इनटू इक्विटी। अगर किसी बंदे ने 1000 रुपये लेने थे या किसी बंदे ने लोन लिया फैक्ट्री के लिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, अब उसकी फैक्ट्री से इक्विटी बना दी कि भैया अब हम तेरी फैक्ट्री के पार्टनर बन गए, तेरे पैसे देने को था नहीं, हम तेरे फैक्ट्री में आधे उनके मालिक बन गए, या तो हमारा वैसे ही हो गया, तो उससे क्या हमारा पैसा का नुकसान कम से हुआ। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ ट्रेड एसेट, हमने क्या किया, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बनाया ट्रेड एसेट को कम से कम करने का। सेटल अमाउंट रिमेन एज डेट व्हाइल द अनसेटलमेंट इक्विटी, जितना पैसा तुमने मौके पर दे दिया, हमने जो उधार देखा था उसको हमने मौके सेटल कर लिया, बचा हुआ है जो तेरे को लिया था उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा कामनेस कमेटी ऑन रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कोविड रिकंस्ट्रक्टेड द स्टेट एसेट बाय द चेंजिंग टेन्योर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हो कि कौन से पता लोग पैसा मार गए, लोगों को पैसे देने को था ही नहीं क्योंकि काम नहीं था, उसमें क्या किया सरकार ने, क्या किया बैंकों ने क्या किया मिलकर कि थोड़ा समय बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है, ताकि ये लगे कि लोग पैसा मार रहे हैं, लोगों के पास थोड़ा समय हो पैसा हो देने के लिए। इसके अलावा रिकवरी, वही है कि भैया बस लोगों को देखा उसको रिकवरी करने की कोशिश करो, उसके लिए हमने वही रोल ऑफ आर्क एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एजेंसी engaged in discontinuing business whenever the bank is having an NPA, it may transfer the NPA to ARC on discount, the ARC will their security receipts for this purpose। यानी कि अगर कोई एनपीए हो गया तो उनको हमने क्या किया, कहा भैया आर्क को दे दिया, भैया तुम भरपाई करवा लो पैसे के, तुम पैसे लोगों से ले लो। इट इज अ काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट दैट नाउ लोन बिलोंग टू आर्क, द आर्क इज नॉट ऑथराइज्ड टू रिकवर इट। हमने क्या किया भैया, हमने आर्क को दे दिया वैसे, आर्क से ले लिया, अब आर्क की जिम्मेदारी है वो पैसा कैसे लेती कस्टमर से, हमने अपना पैसा लेके खत्म किया, इतनी टेंशन नहीं पालती कहते हैं। फॉर दिस पर्पज द लेजिटिमेसी टू आर्क कम्स फ्रॉम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1994। इसके लिए क्या था कि 1994 में हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना, उसको लेके इट इज डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल फॉर डेट मैटर। इसमें क्या था कि हमारा डेट के जो हमारे जो कर्जे के लेके जो लोन ले लेते हैं, मुंह फटा हुआ है, उसको लेके जो ट्रिब्यूनल बनाया, पहले लोन ले लिया पैसे हैंड वापसी करने के लिए, इस तरह से। इन ऑर्डर टू एम्पावर द आर्क फर्दर इन 2002 सार्फेसी एक्ट इंट्रोड्यूस। अब क्या हुआ कि 1994 जो हमारा डेट ट्रिब्यूनल बना था उसको और अच्छा ठीक करने के लिए हमने सार्फेसी एक्ट को 2002 में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या है सार्फेसी एक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन हैंड्स ऑफ बैंक फॉर रिकवरिंग बैड लोन।
empower bank and financial institution to recover the NPA without intervention of court. पहले क्या होता था, जो डेट ट्रिब्यूनल के उसमें बैंक जाके कर्जा मांगने जाता था कि भैया मैंने जो पैसा दिया वापसी कर दे, लोग कोर्ट चले जाते थे, तो होता था पैसा अटक गया कोर्ट के बीच चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मैं बैंक को पैसा मिला, कस्टमर भैया देखते हैं भाई जब तक कोर्ट केस चल रहा है पैसा देना नहीं देना, कोर्ट का पता ही नहीं, कोर्ट केस लंबे चलते हैं। लेकिन सर्विस एक्ट के आने से क्या हो गया, अब हमने क्या करा, भैया कोर्ट का चक्कर नहीं है, तूने पैसा लिया हम तेरे पैसा लेके रहेंगे, तू कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट का चक्कर हटा दिया, पैसा लिया पैसा दे, सिंपल चक्कर है, ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं करते। सिक्योरिटाइजेशन हो गई, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन आसान हो गया, सिक्योरिटी के लिए हो गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह आप इसमें पढ़ सकते हैं, फॉर सेफ्टी एंड बैंकिंग ऑपरेशन के लिए हो गए, रिलेट टू इनकम रिकॉग्निशन हो गया, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर एनपीएस, कैपिटल एडुकेसी रिफॉर्म, इस चीज़ होगी, मार्केट रिस्क, उस चीज़ों के लिए हो गया। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क यानी फ्रॉड, सिक्योरिटी, फिजिकल कैपिटल शटडाउन, साइबर अटैक्स, इस चीज़ों को लेके हमारे ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। हमारे बैंक फंड सेटलमेंट हमारे जो सेंट्रल बैंक करते हैं, सेंट्रल बैंक अपने मिल के बीच बीच में से, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक भी करते हैं, कमर्शियल बैंक भी करते हैं। फास्टर इंटर मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सर्व्स एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक प्रोवाइडिंग बैंक सर्विसेज बट नॉट ओनली सेंट्रल बैंक फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अब क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 100 करोड़ का चेक आ गया आज एक्सिस बैंक से, अब होना कि बैंक ऑफ बड़ौदा रात को टेंशन पैसा उसको देगा एक्सिस बैंक को, वो क्या करेगा, उसके पास आरबीआई के पास पड़ा है, आरबीआई का एक अकाउंट एक्सिस बैंक के पास भी है, क्योंकि सारे बैंक अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं, तो क्या करेगा, भैया आप इसमें 100 करोड़ उसको दे देना, मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा, ठीक है ना, ताकि इंटर बैंक सेटलमेंट को आसान किया जा सके। प्रोवाइड सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, फिर से वही सब चीज़ें वर्ड की लाइनों में बताया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिससे हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक हमने इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक बना दिया। ये उतना अच्छा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाने को पोस्ट ऑफिस में हमारा पोस्ट पेमेंट बैंक का है, डिजिटल बैंक का, थोड़ा बहुत काम चला ही जाते हैं। वैसे वही है कि बड़े शहरों में तो बैंक तरीके थोड़ा बहुत काम करते हैं, छोटे शहरों में तो बिल्कुल सारे काम चोर एक नंबर के। इस तरह से एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे बैंक में कितनी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% की हो सकती है, प्राइवेट में 74% तक हो सकती है, 49% ऑटोमेटिक है, और उसके बाद का जो पैसा हमारा आएगा उसके लिए कुछ अप्रूवल चाहिए होगा एफडीआई के तौर पे। इसके अलावा हमारा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, आप पढ़ लीजिएगा प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट वगैरह क्या है हमारे इसमें। इसके अलावा डिफरेंस क्या है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट में, बैंक रन, अगर एकदम सारे लोग पैसा अपना खींच लेंगे तो बैंक डूब जाएगा भैया, उसको लेके बैंक रन कहा गया है। Indradhanush plan to revive the NPA burden from PSB. Government introduced 7-point plan. Appointment of professional manner, banks brought bureau capitalization, de-stressing, empowerment, framework of accountability, governance reform. ठीक है ना, मतलब कि जो पैसा हमारा एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है, डूब चुका है, उसको वापसी करने के लिए, वापसी निकलवाने के लिए लोगों से उसके एक 7-point प्लान बनाया हमने। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म इंडिया में कब आए, नरसिम्हा कमेटी के हो गए, ठीक है ना, नरसिम्हा कमेटी 1991 में पहले बैंकिंग रिफॉर्म लेके आई। उसके अलावा हमारे अपॉइंटेड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्योंकि उनसे कारण आप सब जानते हैं कि देश में पैसा रहा ही नहीं, मतलब फॉरेक्स हमारा बिल्कुल डाउन हो गया था। इस चक्कर में हमारे को एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, इस चक्कर हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी आए। क्यों आए, set up to analyze all factors related to financial system and give recommendation to improve the efficiency and प्रोडक्टिविटी, यानी हमारी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम की सब रिकमेंड किया गया। इसमें क्या था, सीआरआर एसएलआर कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट को कुछ समय के लिए डीरेगुलराइज कर दिया, स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइज किया बैंक को, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, ठीक है ना। उसके अलावा बैंकों को कहा गया कि अपनी कैपिटल रेज करें, कैपिटल बढ़ाएं। नेशनल कमेटी जब दूसरी आई उसने अपना क्या दिया, टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 1992, जो 1992 में 1991 में हमने जो रिफॉर्म किया उसको रिव्यू किया, उस पर हमने स्ट्रेंथन किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंडिया के अंदर, फोकस किया इशू को लेके हमारे बैंक्स को, उसके साइज को, कितना बैंकिंग सिस्टम है, कितना एनपीए, पीएसबी कितना है, हमारा ऑटोनॉमी को लेके कैपिटल एडुकेसी रिफॉर्म किया, उस सब चीज़ों को लेकर बैंक्स को ध्यान दिया गया। फिर हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया, आईबीसी 2016। इंडिया डिड नॉट हैव effective legal and institutional machinery for dealing with
debt defaults, there are multiple laws and institution in place. मतलब इंडिया में ऐसे कोई खास कोई रेगुलेशन रूल नहीं है, जो लोग पैसा मंगा रहे थे उसको लेके चीज़ों को, ठीक है। द रिकवरी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ क्रेडिटर्स कुड नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटकम। जो हमारे जो लोग हैं जिन्हें पैसा मार लेते हैं उसको लेकर कोई खास वो नहीं है, इस सब चीज़ों को लेकर हमने रूल बना दिए इंडिया के अंदर। फिर हमारी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट बहुत 17 लिया है। इट अमेंडेड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 टू अलाउ आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू बैंक फॉर इनिशिएटिंग रिकवरी proceeding against the loan defaulters under the recently acted IBC 2016। मतलब वही है कि घूम फिर के ना पूरा चैप्टर में हमने एक कि पैसा कैसे डूबेगा, पैसा कैसे रिकवर करना है, उसी को लेके सारी हमारे जितने भी हमारी ये बैंकिंग कमेटी है, रिफॉर्म है, कोड है, ये सब इसी को लेके डील करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक ही थाली का लेकिन वो है कि गोल गोल जलेबी ऐसा काम करता है, इन चीज़ों को लेकर डील करते हैं। अब अगला क्या है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 में किया, 2020 में फिर से कर दिया। वही है कि घूम फिर के भैया हमारा जितना भी बैंक का हमारा लोन है उसे कम से कम किया जाए, रिफॉर्म्स कर करके, मतलब कम से कम पैसा मरे हमारा। इन द वेक ऑफ डिटोराइजिंग कंडीशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन द कंट्री, सेंट्रल बैंक अमेंडेड अ बैंकिंग रेगुलेशन इन 1949 टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर सुपरविजन ऑफ आरबीआई। 2020 में क्या किया कि पहले कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई सुपरविजन में थे, उन्हें 2020 में आरबीआई सुपरविजन के अंदर लिया है। क्यों? कोऑपरेटिव बैंक के हालात इतने माड़े हो रहे थे। पहले बात तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, लोग पैसा आसानी से दे देते हैं, फिर लोग पैसा मार के भाग जाते हैं, तो नुकसान तो होता है बैंक का। इट इंश्योर द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म, इंश्योरिंग एक्सेस टू कैपिटल, improving governance and ensuring sound banking through the RBI। मतलब घूम फिर के वो है कि डिपॉजिटर का जो पैसा लोगों ने जमा करता है उनका पैसा बचाना, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करना, ये नहीं मुठा किसी को भी लोन दीजिए, किसी को लोन की रिकवरी करने पहुँच के कितना कैपिटल एक्सेस हमारा उसको ध्यान रखना, गवर्नेंस को ठीक करना, बैंक साउंड तरीके से काम करें उसका RBI ध्यान रखी। इट ब्रॉट 1482 अर्बन एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर सुपरविजन ऑफ आरबीआई, यानी 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन में आ गए आरबीआई के चक्कर में। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसके साथ ही हमारा मनी एंड बैंक का जो चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है, ठीक है ना। हमारा जो मनी बैंक चैप्टर है वो लगभग 5 वीडियो में बना है, 5 पार्ट में बना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स मैंने स्लाइड में प्रोवाइड किया उनको ध्यान से पढ़िए, देखिए, उन पर ध्यान रखिए। मुझे मेल करने से या मुझे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे मेल करके आप कहें कि आपका समझाने का तरीका अच्छा नहीं है या आप अच्छे समझा नहीं पा रहे या कुछ और बात, तो मुझे मेल में जनरली भी इसलिए एक हफ्ते में आई है, ठीक है ना। मेरी गलतियाँ निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है। तो इसलिए प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।